गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान मतलब पहले तो समझो वर्ण कौन कौन से अ आ ई क ख ग ये सब वर्ण है। और उच्चारण स्थान का अर्थ हुआ बोलने का स्थान। मतलब जो वर्ण है उनके बोलने के स्थान, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। हम जब भी कुछ भी बात करते हैं या कुछ भी बोलते हैं तब हमारे मुख में जो हमारी जिह्वा है वह मुख में किसी न किसी भाग को छूती है। तो उसके छूने पर उस समय जो वर्ण उत्पन्न होते वो ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। हमारे मुख में अनेकों प्रकार के उच्चारण स्थान होते हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहला है कंठ, दूसरा है तालव्य, तीसरा है मूर्धन्य, चौथा है दंत्य, पांचवा है औष्ठ, छठा है कंठ प्लस तालव्य, सातवां है कंठोष्ठ और आठवां है दंतोष्ठ। तो ये जो तीन है ये इन्हीं में से इन्हीं का मिश्रण करके बोले जाते हैं। अब ये जो यहाँ है स्वर और व्यंजन, ये सारे वर्ण है। मैंने यहाँ स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जो कंठ है, कंठ उच्चारण स्थान, तो जो कंठ वाला उच्चारण स्थान है उसमें स्वर ये कौन से आते हैं, व्यंजन ये कौन से आते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन ये सब पढ़ने से पहले हम इन सभी को जानेंगे। जब तक हम इन सभी को नहीं जानेंगे कि मुख में ये किस जगह है, इनकी इनकी जगह किस जगह है, तब तक आप इनको नहीं समझ पाओगे। तो हमारा जो पहला है कंठ, कंठ मतलब गला, मतलब ऐसे वर्ण जो गले से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, वो कंठ। तो ये उच्चारण स्थान है कंठ। ये देखिए इस चित्र में, यहाँ ये गला, ये जो होता है ना हमारा कंठ, ये कंठ। दूसरा हमारा है तालव्य। तालव्य है जीवा के ऊपर वाला भाग। जो तालव्य है वो जीवा के ऊपर वाला भाग जो होता है वो तालव्य कहलाता है, तालु कहलाता है। तो वहां से जो वर्ण बोले जाते हैं वो तालव्य वर्ण होते हैं। ये देखिए, ये हमारा मुख है, मुख में जीवा के ऊपर वाला जो भाग होता है ये तालु। तीसरा हमारा है मूर्धन्य। मूर्धन्य मतलब जो मैंने आपको अभी तालव्य बताया उसके आगे वाला, और जो ऊपर के दांत होते हैं हमारे, ऊपर के दांतों के पीछे वाला भाग मूर्धन्य। ये देखिए यहाँ पर, ये तालु है, ये आगे वाला, ये ऊपर के दांत है, इसके पीछे वाला भाग इन दोनों के बीच वाला भाग ये मूर्धा। अगला हमारा है दंत्य। दंत्य मतलब दांत, मतलब ऐसे वर्ण जो दांतों से बोले जाते हैं वो दंत्य वर्ण कहलाते हैं। अगला है औष्ठ। औष्ठ मतलब होठ, जो वर्ण होठ से बोले जाते हैं वो औष्ठ। और ऐसे वर्ण जो कंठ और तालव्य दोनों से बोले जाते हैं, मतलब जिनका उच्चारण करते समय हम कंठ और तालव्य दोनों ही स्थानों का प्रयोग करते हैं। हमारे जिह्वा तालव्य को भी छूती है और कंठ से भी हम उसका उच्चारण करते हैं, तो वो कंठ तालव्य। अगला है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओठ, ओठ मतलब होठ, ओष्ठ मतलब होठ। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हम कंठ और होठ दोनों का प्रयोग करते हैं वो होता है कंठोष्ठ। अगला हमारा है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें दांत और होठ दोनों की आवश्यकता होती है, वो होते दंतोष्ठ। तो अब आपने ये सारे समझ लिए हैं। जब ये आपको समझ में आ गए हैं तो फिर अब हम इनका उच्चारण स्थान देखेंगे, सारे वर्णों का। वर्ण में ये स्वर और व्यंजन दोनों ही आते हैं। अब हम देखेंगे पहला कंठ। कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब स्वर में देखो, ये अ और आ। अ और आ का जब हम उच्चारण करते हैं तो वो गले से बोले जाते हैं, कंठ से बोलाए जाते हैं। आप बोलिए, बोल के देखिए, उच्चारण करके देखिए। आ, कंठ से ध्वनि आ रही है। वैसे ये देखो व्यंजन में क ख ग ग अंग, ये सारे हम जब बोल रहे हैं, जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तब ये कंठ से ध्वनि कर रहे हैं। एक बार आप सब बोल के देखिए, क ख ग घ अंग। तो ये जो उच्चारण हो रहे हैं ये सभी हमारे कंठ से हो रहे हैं।
दूसरा हमारा है तालव्य। तालव्य मतलब मैंने आपको बताया था कि जिह्वा के ऊपर वाला भाग, ई और ई, छोटी ई और बड़ी ई दोनों ही तालव्य स्वर है। फिर इसमें देखिए च छ ज ज इय, च छ ज ज इय, इनका जब हम उच्चारण कर रहे हैं तब जीवा हमारे ऊपर तालु पर छू रही है, उसको स्पर्श कर रही है, इसलिए ये तालव्य। तीसरा मूर्धन्य। मूर्धन्य मैंने आपको स्थान बताया, मूर्धा वाला ऊपर के दांतों के पीछे वाला भाग, मूर्धन्य। मूर्धन्य में स्वर में आता है री, ऋषि वाला री, और ये ट ठ ड ढ ण। हम जब इनका उच्चारण कर रहे हैं तब हमारी जो जिह्वा है वह ऊपर वाले दांतों के पीछे स्पर्श हो रही है। आप देख रहे होंगे कि मैंने इन सभी को पीछे दूर दूर क्यों लिखा है, क्यों लिखा है वो मैं आपको फिर से समझाऊंगी। ये आएंगे, इनका उच्चारण स्थान तो यही है, लेकिन ये सारे जो मैंने पंचम वर्ण है इनको सबको अलग लिख रखा है, ये हम अभी समझेंगे। पहले हम इसको देखते हैं। दंत्य। दंत्य मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय दांतों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसमें स्वर कुछ भी नहीं है, त थ द ध न, ये सारे दंत्य वर्ण है। औष्ठ में ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। देखो जब हम बोल रहे हैं ऊ और ऊ तब हमारे होठ है वो भी उसके अनुसार हिल रहे हैं, ऊ ऊ। यहाँ पर हम होठों का प्रयोग कर रहे हैं इनको बोलते समय, प फ ब भ म। तो ये सारे हो गए औष्ठ वर्ण। अब यह कंठ और तालव्य, इसमें व्यंजन एक भी नहीं है, केवल ये स्वर है जिसमें है ए आई, ए और आई, इसको ए पढ़ते हैं और ये एक मात्रा होती है आई। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तब हम कंठ और तालव्य दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। कंठ से भी ये ध्वनि आ रही है और इसको इनको बोलते समय जिह्वा जो है वह तालु को भी छू रही है। अगला हमारा है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ मतलब कंठ और होठ दोनों का प्रयोग हो रहा है। देखो आप उच्चारण करके देखो, ओ औ, ओ औ, कंठ से भी ध्वनि आ रही है और हमारे होठ जो है उनका भी प्रयोग हो रहा है। हम उच्चारण जो है वो होठों से कर रहे हैं। इसमें स्वर है केवल, व्यंजन एक भी नहीं है। दंतोष्ठ। दंतोष्ठ मतलब दांत और होठ दोनों का प्रयोग। अब इसमें एक भी स्वर ऐसा नहीं है जिसमें हम, जो दंतोष्ठ में आता है केवल व्यंजन है, और व्यंजन में ये है व, ये दंतोष्ठ जिसमें दांत और होठ दोनों का प्रयोग हो रहा है। तो आपको ये सभी तो यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपका जो प्रश्न है कि इन सभी को अलग अलग क्यों लिख रखा है जबकि ये इसी वर्ग में आते हैं, तो क्यों लिखा है? क्योंकि ये सारे पंचम वर्ण हैं। देखो पूरा एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, उसमें से ये वाला इसका पंचम, ये पंचम, पंचम मीन्स पांचवा, ये इसका पंचम, ये इसका पंचम, ये इसका पंचम। इनके उच्चारण स्थान तो वो ही होते हैं, परंतु ये सारे पंचम वर्ण होते हैं, ये नासिका से भी बोले जाते हैं। पंचम वर्ण, इनका, इन सभी को कहते ही पंचम वर्ण ही है। इनका उच्चारण के समय हम नासिका का भी प्रयोग करते हैं। देखिए उच्चारण करके देखिए, ग, ञ, ण, न, म, नाक से भी बोलने में आ रहे हैं। इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए इनको थोड़ा सा दूर लिखकर इनको ऐसे बताया है। अब ये देखिए इधर वो सारे हो गए थे